जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 और 4.0 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसके लिए बीपीएससी घटना चक्र की ओर से जो भी इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। और 60 नंबर क्वेश्चन तक इसके पहले हम लोगों ने क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज हम 61 नंबर से कंप्लीट करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, जितने भी बीपीएससी प्री एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, ये सभी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। क्लास पसंद आए तो क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। क्लास कंप्लीट होने जब जब भी पूरी बीपीएससी घटना चक्र हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिससे वहां से आप इसे डाउनलोड करके फिर एक बार अपने इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए 61 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर। मध्यकाल जो चल रहा था आपका, उसमें बटाई शब्द इसके लिए प्रयोग होता था, लगान निर्धारण के तरीके के लिए प्रयोग होता था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहली थी नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत। पहली जो पद्धति थी उसमें नस्क, इसी को मुक्ताई या इसी को कनकूत बोलते थे। दूसरी थी नकदी अथवा जब्ती, और तीसरी थी गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई एवं रास बटाई। आपने देखा होगा, खेत बटाई भी होता है, फिर लंक बटाई भी होता है, और एक रास बटाई होता है, जब फसल कट करके आ जाती है और जब फसल को आपस में रास बना करके बांटते हैं, उसे रास बटाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, 62 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक सिद्धि। तो किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? वो थे हुमायूं। हुमायूं ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने चित्रकला के लिए कारखाने बनवाए, और चित्रकला का सबसे ज्यादा प्रदर्शन भी मुगल शासक हुमायूं के काल में हुआ था। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार कारखाना, जबकि अन्नू मंजूषा के एक पुत्र है, अन्नू मनुजा की पुस्तक है अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर खाना। 2 है, निगार खाना या तो लिखा होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और अनु मनुजा की पुस्तक के अनुसार तस्वीर खाना है, ये बनवाया था, जो उसके पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। तो याद रखिएगा, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? एक ने मतलब चित्र एनसीईआरटी के अनुसार ये हुमायूं, याद रखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार हुमायूं है, बीपीएससी ने इसको आंसर अकबर माना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट होता है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हुमायूं का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ये बताना है। अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन। इसमें बताना है कि जो है किसके दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ये अब्दुल समद, इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल समद। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है, और यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ, और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ था। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे, और पहले सैयद अली और बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया, और इसमें करीब 1400 चित्र थे। सभी चित्र 27 इंच और 20 इंच आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के जो चाचा थे, उनके वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। आप यहाँ याद रखेंगे, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सैयद अली और अब्दुल समद। यहाँ पे मीर सैयद अली, सैयद अली भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है इसका, इसलिए इसका राइट आंसर ए एंड सी, ए और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीर सैयद अली भी आपको याद रखना है। एक बार क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए,
दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? मीर सैयद अली ने। और इसको संपूर्ण करवाने वाले थे अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश द्वार किसके दरबार में हुआ था? जो यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग्स थी, इनका प्रवेश किसके दरबार में शुरू हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखने की जो यूरोपीय चित्रकारियां थी, ये अकबर के शासनकाल में प्रवेश होना शुरू हुई थी, अकबर के दरबार में। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। पहले पुर्तगाली कौन थे? तो सबसे पहले जो पुर्तगाली थे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे। कौन से बंदरगाह से? तो कालीकट बंदरगाह गुजरात से 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए। और अकबर के दरबार में यूरोपीय जो चित्रकला का प्रवेश है, सबसे पहले पुर्तगालियों के माध्यम से ही हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। पहली विशेषता थी व्यक्ति विशेष का चित्रण, और दूसरी विशेषता थी दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। जैसे कोई भी मतलब बहुत बड़ा दृश्य है और उसके आगे दिखने वाली जो वस्तुएं हैं, इनके छोटे आकार में बना करके उस पूरे दृश्य को चित्रांकन करना, ये इनकी प्रमुख विशेषता थी। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। और अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा था। अकबर के दरबार में मिश्किन और एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। मिश्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। और अकबर के समय दशवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्णकाल कहा जाता है। तो अगर चित्रकला का स्वर्ण युग बोलेंगे, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। अकबर के समय दशवंत सबसे मतलब प्रसिद्ध अग्रणी दशवंत अकबर के समय का चित्रकार था, सबसे प्रमुख और फेमस था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दशवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो दशवंत और बशावन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दशवंत और बशावन ये दोनों जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये अकबर के शासनकाल के थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अकबर के शासनकाल के राज दरबारी थे। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। दशवंत और बशावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दशवंत जो एक कहार का बेटा था, और उसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया। किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। पहला देखिए दशवंत, बशावन, केशवलाल, मुकुंद, मिश्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, शामल, हरिवंश। ये जो है अबुल फजल ने अपनी बुक आईने अकबरी में इनके सभी के नाम लिखे थे। मिस्किन याद रखिएगा, मिस्किन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिस्किन आपका यूरोपीय शैली का चित्रकार था, इस वजह से भी आप इसे याद रख सकते हैं मिस्किन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुगल चित्रकला की बात करेंगे तो मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ये जहांगीर के शासनकाल में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 67। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। तो जो जाब्ती प्रणाली थी, ये अकबर की उपज थी, मतलब अकबर के मस्तिष्क की एक उपज थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोदी की बात करेंगे तो आगरा शहर की स्थापना की थी इन्होंने। आगरा
जो शहर है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्त रूल अमल तथा जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। यहाँ पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मनुची टर्नियर, मतलब ये किसका कथन है ये बताना है कि अकबर के जो शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभीय मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। मनुची ने ये एक बात कही, टर्नियर ने कही, फिर है आपका विलियम फिंच या अब्दुल हामिद लाहौरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। याद रखेंगे ये कथन कहने वाले थे विलियम फिंच। विलियम फिंच ने ये बात बोली थी, याद रखेंगे। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40, जो पैलेस ऑफ 40 पिलर से वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अब कभी अगर पूछ ले आपसे तो पैलेस ऑफ 40 पिलर्स कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये आपका स्थित है इलाहाबाद में, और इसके निर्माण में 40 वर्ष लगे थे, और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया था, लगभग 40,000 साल तक। ठीक है, सॉरी 40 वर्ष तक काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध था, कश्मीर का अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध सुल्तान था ये बताना है? सुल्तान शमसुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल अब्दीन। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखें कश्मीर का अकबर प्रसिद्ध था, कश्मीर के अकबर के नाम से उसका नाम था सुल्तान जैनुल अब्दीन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों का संरक्षण प्रदान किया था। जो उसके राज दरबार में थे कौन कौन से वैद्य थे, तो याद रखेंगे श्री भट्ट, मंसूर बिन अहमद, ये दो वैद्य थे जिनको उसने संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। याद रखेंगे दो अस्पा एवं सिंह अस्पा जो प्रथा थी इसको शुरू करने वाले थे जहांगीर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा तथा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना में रखना पड़ता था, ये आप याद रखेंगे। पहला दो अस्पा का मतलब क्या है? पहला है दो अस्पा जिसमें इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। मतलब दो अस्पा मतलब अपने जितने भी मनसबदार थे, मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखते थे। और सिंह अस्पा की बात करें तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। अगला क्वेश्चन है 71। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंदूज, गजनी। ईरान के जो शाह है और मुगल शासकों के बीच लड़ाई की मेन जड़ थी कांधार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। अगला प्रश्न है 72। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर ने, नूरजहां ने? दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण किसने करवाया ये बताना है आपको, जहांगीर या शाहजहां? तो दिल्ली का जो लाल किला है रेड फोर्ट, इसी को बोलते हैं रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का जो निर्माण करवाया था वो करवाने वाले हैं शाहजहां। जहां ने करवाया था। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की थी तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकारी यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा।
इसका जो निर्माण कार्य था 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ और इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा था। याद रखेंगे, पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी था और दक्षिणी द्वार का नाम था दिल्ली दरवाजा। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। अगला प्रश्न 73, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? बी ए स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव, उपयुक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव जो थे, इन्होंने यह कथन कहा था कि जो शाहजहां है, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत, जो मीडिएवल हिस्ट्री है, इसमें उन्होंने लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। जैन सरकार और बी ए स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। एस आर शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। जो औरंगजेब थे, औरंगजेब के द्वारा चलाया गया जो जिहाद था, इसका अर्थ क्या था? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार, जजिया। तो औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के लिए किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाली की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। कानून के अनुसार उसने प्रत्येक धार्मिक मुसलमानों को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। एक बात आपको यहाँ बता दें, दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि धर्म में परिवर्तन करना, अर्थात इस्लाम धर्म को परिवर्तित कबूल करने वाले। अगर जब तक वो अपना धर्म नहीं कबूल कर लेते तब तक उनको मतलब परेशान करो, उसमें धर्म युद्ध करो, जिहाद का नारा दो। ये इनका कथन था औरंगजेब का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गुरु नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद, गोविंद सिंह। याद रखेंगे जो आपके गोविंद सिंह थे, गोविंद सिंह जी जो थे, इन्होंने पटना में इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न है 76, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था, ये बताना है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब का अर्थ था सेना का अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। यहाँ पे लोक आचरण अधिकारी, जो आपका लोक आचरण अधिकारी है, उसको मुगल प्रशासन में मुहतसिब कहा जाता था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था और प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। और दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास में एक बार प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है टुंगीकर टोल टैक्स, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुआई कर। याद रखेंगे, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। यह मदद ए मास का मतलब होता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता है। मदद ए मास को सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए।
यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह। मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मुगल सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी को जो है रंगीला की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि दी गई थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। ये युद्ध याद रखिएगा, करनाल का युद्ध हुआ था यहाँ पे और मुगल सेना को पराजित कर दिया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए और कई हजार असरफियां, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? वो थे शाह आलम द्वितीय। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी तक था और उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की 1772 ईस्वी मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया था। और दोस्तों, यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें। और दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को सभी लोग जो है कंटिन्यू बनाए रखिए। जितना ज्यादा हो सके सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए जितना हो सके, ठीक है। और आप देखेंगे कि आप सभी के लिए बीपीएससी करंट अफेयर्स, जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की डेली क्लास आ रही है। तो करंट जरूर ध्यान दीजिएगा, करंट जरूर करते जाइएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि जीएस के क्वेश्चन हमसे कुछ टफ होते हैं जो छूट जाते हैं, गलत हो जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स आपको जरूर पता होना चाहिए। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जरूर कम से कम आएंगे और कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन भी 120 में आ सकते हैं आपके करंट अफेयर्स के। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप सभी को आपका एग्जाम उड़ के आना है, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और वहां पे आपको क्लास पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।